देखो स्टोइकोमेट्री, ठीक, स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री उसी को समझ में आएगा जिसको कि पहले मोल कंसेप्ट का नॉलेज रहेगा। मोल कंसेप्ट पहले पढ़ा ही चुके हैं आप लोग को, है ना। तो मोल थोड़ा सा इसमें मोल के बारे में थोड़ा, मोल जो है, मोल इज इक्वल टू होता है गिवन वेट इन ग्राम बाई एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट या आयनिक वेट। आयनिक वेट अगर मान लो कि वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा तो वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा एसटीपी पे, तो वॉल्यूम एट एसटीपी बाई 22,400, या नहीं तो 22 ये अगर एसटीपी पे मिलीलीटर में दिया हुआ तो 22,400 से डिवाइड कर देना, या तो वॉल्यूम अगर लीटर में दिया हुआ है एट एसटीपी तो 22.4 से डिवाइड कर देना। अगर मान लो कि नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन, अगर पार्टिकल दिया हुआ है तो पार्टिकल का मतलब हो गया कि एटम का नंबर दिया हुआ रहे, या मॉलिक्यूल का नंबर दिया हुआ रहता है, या आयन दिया हुआ रहे, या इलेक्ट्रॉन दिया हुआ रहे, इलेक्ट्रॉन, या प्रोटॉन दिया हुआ रहे, या न्यूट्रॉन। अगर ये सब दिया हुआ, ये सब पार्टिकल का, पार्टिकल जब भी दिया हुआ रहता है तो एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर ये सब का नंबर दिया हुआ है तो उस केस में मोल जो होता है, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगाड्रोस नंबर, और ये एवोगाड्रोस नंबर 6.022 into 10⁻23, और अभी 6.023 भी लिखा हुआ रहता है, into 10⁻23 भी लिखा रहता है, तो उतना वैरी करता रहता था। तो ये मोल फॉर्मूला, ठीक है। अब मोल का स्टोइकोमेट्री में फॉर्मूला यूज होगा, ठीक। देखो स्टोइकोमेट्री कहते किसको है, जो पहले समझो। इसी चैप्टर को लोग लिखता है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन इसमें सोल्व करेंगे अपना लोग, ठीक। अगर मान लो कि पहले स्टोइकोमेट्री कहते किसको है, ये कहता है कि जब केमिकल रिएक्शन को हम लोग, केमिकल रिएक्शन को जब हम लोग एनालिसिस किया जाता, पता किया जाता है कि वेट के टर्म में, मास के टर्म में कहो, या वेट के टर्म में बोलो, या नहीं तो कंसंट्रेशन के टर्म में, या तो वॉल्यूम के टर्म में, तो उसको स्टोइकोमेट्री कहा जाता है। मतलब एनालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन in term of mass, volume या concentration is called स्टोइकोमेट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर केमिकल रिएक्शन को हम लोग मास के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में या कंसंट्रेशन के टर्म में अगर एनालिसिस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है,
तो उसको अपना लोग बोलते हैं स्टोइकोमेट्री। और स्टोइकोमेट्री इसका मतलब इसमें 3 पार्ट पढ़ना है, मैंने न्यूमेरिकल को जो बनाना अपना लोग को है केमिकल रिएक्शन को, वो 3 पार्ट में, मास के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में और कंसंट्रेशन के टर्म में। स्टोइकोमेट्री को 3 पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे, 3 पार्ट में इसको पढ़ेंगे। एक होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, एक होता है इडियोमेट्री और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। स्टोइकोमेट्री जो होता है 3 पार्ट का डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट में पढ़ेंगे इसको, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, इडियोमेट्री और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इडियोमेट्री को हम लोग बुक में गैस एनालिसिस भी लिखा जाता है, गैस एनालिसिस। और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो है इसको हम लोग बोलते हैं टाइट्रेशन, ठीक है, टाइट्रेशन बोलते हैं। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, इडियोमेट्री, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, टाइट्रेशन, ये हुआ 3 पार्ट में पढ़ा। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो होता है वो होता है एनालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ मास। अगर केमिकल रिएक्शन को सोल्व करते हैं मास के टर्म में तो वो कहलाता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। और अगर वॉल्यूम के टर्म में अगर स्टडी करते हैं या एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ वॉल्यूम इज नोन एज इडियोमेट्री। और अगर कंसंट्रेशन के टर्म में पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म में, तो वो कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, उसके बाद दूसरा पार्ट इडियोमेट्री है ना, और तीसरा पार्ट में पढ़ेंगे अपना लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो सबसे पहले हम आज बात कर रहे हैं आप लोगों की ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या है। चलो तो हेडिंग देते हैं अपना लोग, हेडिंग दो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस स्टोइकोमेट्री का वो पार्ट है जिसमें केमिकल रिएक्शन को हम लोग मास के टर्म में एनालाइज करते हैं। मास के टर्म मतलब एक का, अगर मान लो कि ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, मान लो कि इसका मास दिया हुआ है तो इसका मास पूछेगा क्वेश्चन में कि ए का मास बी के मास से कितना रिएक्शन किया, नहीं किया, ये सब क्वेश्चन आता है। ऐसा भी है कि इसका मास दिया हुआ रहेगा, इसका वॉल्यूम पूछ देगा, मास दिया हुआ पार्टिकल पूछ देगा, या बी का कोई पार्ट दिया हुआ रहेगा तो ए का कोई पार्ट पूछ देगा। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो होता है वो एनालाइज करते हैं, एनालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ मास।
कर लोगे अपना, इसको ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। देखो भाई, इसका जो न्यूमेरिकल होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का, 3 पार्ट में ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ क्या हो, मास। अब देखो, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का कोई भी प्रॉब्लम जो होता है, न्यूमेरिकल जो होता है, वो 3 पार्ट में 3 मेथड से बनाया जाता है। मतलब प्रॉब्लम या क्वेश्चन बोलो ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस सोल्व्ड बाय 3 मेथड्स। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का जो न्यूमेरिकल होता है या प्रॉब्लम जो भी दिया हुआ रहता है वो भी, और अच्छा चैप्टर है, इससे बहुत न्यूमेरिकल आता है। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो होता है वो तीन मेथड से न्यूमेरिकल को सोल्व किया जाता है। सबसे पहला है बाय मोल मेथड, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं, मोल कॉन्सेप्ट। दूसरा है बाय पीओएसी रूल, पीओएसी रूल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। थर्ड नंबर में है बाय लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ठीक। देखो, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का न्यूमेरिकल को 3 मेथड से, बाय मोल कॉन्सेप्ट, बाय पीओएसी रूल, बाय लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ये तीनों मेथड से। मोल कॉन्सेप्ट मेथड अगर आप अप्लाई करते हैं, देखो समझ आएगा, आराम से समझो पहले कि मोल कॉन्सेप्ट मेथड से अगर आप न्यूमेरिकल बनाते हैं तो इसमें ये उस न्यूमेरिकल के लिए अप्लाई होगा, उस केमिकल रिएक्शन के लिए जो केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड हो। मतलब मोल कॉन्सेप्ट मेथड से अगर न्यूमेरिकल बनाना हो तो केमिकल रिएक्शन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप केमिकल रिएक्शन से बैलेंस ना कर पा रहे हैं, बहुत सारा ऐसा न्यूमेरिकल मिलेगा जिसमें कि जो रिएक्शन दिया रहता है वो बैलेंस नहीं हो पाता, बहुत जल्दी बैलेंस नहीं होता, एग्जाम में तो बहुत कम टाइम में बनाना पड़ता है। तो इस बैलेंस अगर नहीं हो पा रहा तो आप पीओएसी रूल से बना सकते हैं, तो बनेगा तीनों मेथड से। और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट मेथड वगैरह पढ़ेंगे उस समय समझा जाएगा। तो मोल कॉन्सेप्ट मेथड से और पीओएसी में दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंस है कि मोल मेथड से बनाना चाहोगे तो बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्शन को, और पीओएसी से बनाओगे तो बैलेंस नहीं करना, विदाउट बैलेंस या किसी भी रूल के अनुसार बना सकता तुम न्यूमेरिकल। देखो, तो सबसे पहला अब हेडिंग देंगे हम लोग मोल मेथड। मोल मेथड या मोल कॉन्सेप्ट मेथड कहो, एक ही चीज है। देखो, सबसे पहला बाय मोल मेथड या मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले अगर मोल कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल को सोल्व करना है तो सबसे पहले रिएक्शन जो क्वेश्चन में दिया रहता है डाटा, उसका सबसे पहला काम है कि मोल निकालो। सबसे पहले जो दिया रहेगा, अगर मान लो वेट दिया हुआ है तो वेट बाय फॉर्मूला वेट लगा दो। अगर मान लो कि वॉल्यूम दिया हुआ है एसटीपी पे तो वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर लगा दे, अगर वॉल्यूम लीटर दिया हुआ है। अगर मान लो कि पार्टिकल दिया हुआ तो पार्टिकल से मोल निकाल लोगे, गिवन पार्टिकल। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करोगे, तो सबसे पहले मोल निकालो। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द मोल फ्रॉम गिवन डाटा।
फ्रॉम गिवन डाटा। अगर मोल निकालना हो तो मोल, सबसे पहले मोल निकालने का फॉर्मूला वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, या एटॉमिक वेट एटम रहेगा तो ये, लेकिन वेट जो होना चाहिए ग्राम में, वॉल्यूम लीटर में। अगर एसटीपी पे दिया हुआ है तो 22.4 लगा दो, या तो पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर, ये आपको मोल इज इक्वल टू लगाना। इससे सबसे पहले मोल कैलकुलेट कर ली। अगर मोल कैलकुलेट कर लिए तो उसके बाद रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना है। राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। देखो जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखी तो जो बैलेंस कॉफिशिएंट होता है, मान लो कि जैसे मान ले कि N2 प्लस H2 बनाया NH3, ये मान लो कि ये बैलेंस की है, यहाँ पे नाम कुछ है तो 1, तो ये जो 1, 3 और 2 है ये स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट कहलाता है। 1, 3 और 2 जो है आर स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट, ये मोल मेथड से बनाने वक्त ये जो स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट होता है इसको हम लोग मोल मान के चलते हैं, मोल माना जाता है। जो भी बैलेंस फैक्टर होगा उसको हम लोग मोल मानते हैं। तो स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट consider as mole, कंसीडर एज क्या, मोल माना जाता है। ठीक, देखो जैसे अगर मान लो कि एग्जांपल मानते हैं दे रहे हैं हम, सपोज करो कि एग्जांपल दिया हुआ है, कोई जनरल रिएक्शन लेकर बताते हैं। जनरल रिएक्शन जैसे मान ले कि भाई ए रिएक्शन किया बी से, बनाया सी और डी। अब इस रिएक्शन को अपना लोग बैलेंस कर दो, तो ये रिएक्शन को जनरल रिएक्शन है, तो जनरल रिएक्शन को मान लो कि यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं एम, यहाँ पे एन, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई। ये एम, एन, एक्स और वाई जो है स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। इस स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट को हम लोग मोल मानते हैं। अच्छा एकदम स्थिरता से देखो यहाँ पे ए बी रिएक्शन किया तो सी और डी बना, लेकिन ये पार्ट को अपना लोग क्या बोल रहे हैं, मोल। ये पार्ट को भी मोल बोल रहे हैं, उस पार्ट को भी मोल। तो इस रिएक्शन से पता क्या चल रहा है कि एम मोल ए का जब एन मोल बी से रिएक्शन करता है तो एक्स मोल सी और वाई मोल डी बनता है। मतलब इससे कहने का मतलब हुआ कि एम मोल ए react with n mole B to give x mole C and y mole D। y mole क्या भाई, D। मतलब इस रिएक्शन से कोई टेंशन नहीं। जैसे मान लो कि तुमको दिया गया कि N2 प्लस 3H2 NH3, यहाँ पे 2 लगा देते। इससे पता चला कि 1 मोल नाइट्रोजन का रिएक्शन किया 3 मोल हाइड्रोजन से, तो 2 मोल अमोनिया बना। ठीक, तो वैसे यहां भी हम लोग जनरल है, कोई जरूरी तो नहीं है कि न्यूमेरिकल में यही वाला रिएक्शन दे दिया जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि एक जनरल रिएक्शन को हम लोग मान के चल रहे हैं कि x m मोल A n मोल B से रिएक्शन किया तो x मोल C और y मोल D बना।
इस लिटरेचर को अगर न्यूमेरिकल के टर्म में लिखते हैं, न्यूमेरिकल बनाने के लिए किया जाए तो ये इसका मोल ए का, बी का, सी का, डी का जितना भी मोल होता है वो टोटल का टोटल इक्विवेलेंस होता है, इक्विवेलेंस मान के चला जाता है। मतलब कहने का हुआ कि ऐसे इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं और करके कि एम मोल ए इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस का साइन ये होता है, इक्विवेलेंस एन मोल बी इक्विवेलेंस एक्स मोल सी इक्विवेलेंस बाई मोल डी। टोटल का मोल जो होता है वो इक्विवेलेंस होता है। लेकिन तुम सोचो जरा सा कि अभी तक जितना भी न्यूमेरिकल होता है वो इक्वल का साइन लेकर बनाते हैं अपना लोग, तो इस इक्विवेलेंस को हम लोग इक्वल में चेंज करेंगे। अब होता क्या है कि अगर मान लो कि ए का दिया हुआ है, बी का पूछ रहा है, तो हमको ए और बी से ही लेना देना है। अगर ए का दिया हुआ है, सी का पूछ रहा है, तो ए और सी को कंपेयर करेंगे। ए का दिया हुआ, डी का दिया हुआ है, डी से पूछे तो डी का कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि मान के चलो कि ए और बी का रिलेशन निकालना, चाहे ए और सी का, ए चाहे बी का। जैसे ए और बी के बीच बताएंगे वैसे ही ए और सी और ए और डी के बीच भी हो, तो ये कंपेयर करना। तो मान के चला जाए कि न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि ए और बी, ए का दिया हुआ बी का कैलकुलेट करना है। तो देखो नाउ फॉर ए एंड बी, मतलब ए का दिया हुआ रहेगा, बी का पूछेगा, बी का दिया हुआ रहेगा, ए का पूछेगा, तो ए और बी के बीच कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रिएक्शन से तो पता है कि एम मोल ए, एम मोल क्या भाई, ए इक्विवेलेंस है एन मोल बी। इसको हम लोग इस साइन को यहाँ पे लिख देते हैं कि इक्विवेलेंस पढ़ते हैं, इक्विवेलेंस। इस इक्विवेलेंस को इक्वल में बदला जाता है, तो इसका मोल इसके मोल से मल्टीप्लाई और इसका मोल इसके मोल से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ देखो भाई, तो नीचे बोर्ड पे दिख नहीं रहा है ना, तो इसी चीज को हम फिर से ऊपर लिख रहे हैं, है ना। तो समझ लोगे अपने से खुद, वापस से वही चीज बता दे रहे हैं फिर से कि देखो ए और बी में कंपेयर करना रहेगा तो कैसे करेंगे अपना लोग, ठीक है। समझना पहले देखो, अभी हम बता रहे थे कि अगर मान लो कि फॉर ए एंड बी, ए एंड क्या, ए और बी के लिए था एम मोल, तो एम मोल ए इक्विवेलेंस एन मोल बी, एन मोल बी। इक्विवेलेंस को इक्वल में चेंज कर रहे थे, तो इक्वल में चेंज करने के लिए इधर वाला इसका मोल इससे मल्टीप्लाई किया जाता और इसका मोल इससे। मतलब कहने का हुआ कि एन इंटू मोल ऑफ ए इज इक्वल टू एम इंटू मोल ऑफ बी, ये लगा। और इसी से जिसका दिया रहेगा उसका सोल्व कर। ये था तुम्हारा मोल मेथड। जैसे क्वेश्चन कुछ रिएक्शन भी याद करना पड़ेगा, जैसे मान लो बहुत सारे रिएक्शन है, वो हम आपको एक लिस्ट बना के कल अपलोड कर देंगे। तो देखो, जैसे मान लो कि कुछ रिएक्शन, जैसे कुछ फॉर्मूला, जैसे डोलामाइट का फॉर्मूला आता है, तो डोलामाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सचर होता है, ठीक। वैसे डिटोनेटिंग गैस आर्सेन का बुक में है, डिटोनेटिंग गैस, डिटोनेटिंग गैस। ये डिटोनेटिंग गैस होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के मिक्सचर को बोलते हैं अपना लोग, ठीक है। तो ये सब कुछ आता रहता है, डोलामाइट के बारे में आता है, डिटोनेटिंग गैस, कुछ फॉर्मूला कल हम लिखवा देंगे, है ना। देखो समझना पहले, जैसे एग्जाम में आया, मान लो कि क्वेश्चन आया कि फाइंड द मोल ऑफ
ऑक्सीजन required for 30 ग्राम हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म वाटर, कहता फाइंड मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर 30 ग्राम H2 गैस टू फॉर्म वाटर। कितना मोल ऑक्सीजन जरूरत है 30 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करके वाटर बनाने के लिए। तो ऐसा है कि सबसे पहले रूल क्या बताया कि सबसे पहले जो गिवन डाटा होता है उसका मोल निकालो। तो मोल निकाल लो, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्मूला हो जाएगा गिवन वेट बाय मोलकुलर वेट। तो गिवन वेट ग्राम में है ही दिया हुआ 30 बाय हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का 2, तो ये 15 मोल्स आ गया। सबसे पहले कभी भी न्यूमेरिकल रहे तो सबसे पहले आप मोल निकालो, सबसे पहले मोल कैलकुलेट करो। मोल कैलकुलेट करने के बाद केमिकल रिएक्शन लिखो। तो केमिकल रिएक्शन जो होता है समझना इधर, H2 प्लस O2 H2 बैलेंस सबसे पहले कर लो रिएक्शन को। तो बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 1/2 लग जाएगा, ये लग जाएगा, ठीक है। इससे क्या पता चला कि एक मोल हाइड्रोजन के लिए कितना मोल चाहिए, एक मोल हाइड्रोजन के लिए 1/2 मोल। तो इसलिए 15 मोल के लिए कितना चाहिए, 15 मोल के लिए कितना चाहिए भाई, तो 1/2 इंटू 15 मोल, ये आ जाएगा। तो ये तो आया ऑक्सीजन का मोल, है ना। अगर मान लो कि यही आंसर हो गया क्वेश्चन के अनुसार, लेकिन अगर क्वेश्चन में कह देता कि कितना वेट ऑक्सीजन का जरूरत है, कितना मॉलिक्यूल जरूरत है ना, तो इस क्वेश्चन में अगर वेट पूछ देता तो वेट इज इक्वल टू होता है, तुम लोग जानता है कि मोल इज इक्वल टू होता है वेट बाय मोलकुलर वेट। तो वेट बराबर मोलकुलर वेट इंटू मोल हो जाएगा, मतलब वेट इज इक्वल टू हो जाएगा मोलकुलर वेट इंटू मोल। तो मोलकुलर वेट जो होगा वो आपको इसका ऑक्सीजन का 32, 16 में 32 होगा, इंटू 1/2 इंटू 50, ये आ जाएगा 16 बार में कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। इतना ग्राम आंसर आ जाएगा अगर वेट पूछेगा तो। अगर मोल पूछा तो 15/2 आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा, ठीक। जैसे बहुत सारा क्वेश्चन है, मैंने सीट वगैरह में भी क्वेश्चन है ना, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आरसीएम का देखो क्वेश्चन एक है जो हम तुम लोग को बताते हैं, डिटोनेटिंग गैस वाला, बहुत सारा एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले, जैसे और भी बहुत सारा न्यूमेरिकल रहेगा, जैसे देखो क्वेश्चन रहेगा कैलकुलेट द मास, लिख देते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ मीथेन combined with 3.2 ग्राम ऑक्सीजन। कहता 3.2 ग्राम ऑक्सीजन से कितना मीथेन मास कंबाइन करेगा। तो देखो बहुत आसान है, तुम सबसे पहले जो दिया हुआ डाटा है उसका मोल निकाल लो। तो मोल वेट दिया हुआ है, तो वेट दिया हुआ है तो मोल इज इक्वल टू हो जाएगा, सोल्व कर दे रहे हैं, मोल इज इक्वल टू हो जाएगा 3.2 गिवन वेट बाय फॉर्मूला वेट हो जाएगा, तो 0.1 मोल आ जाएगा। इतना मोल ऑक्सीजन दिया हुआ है और इतना मोल से ऑक्सीजन को मीथेन से रिएक्शन, तो मीथेन CH4 प्लस O2
ये आपका आ जाएगा। कभी भी हाइड्रोकार्बन, ये भी ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो हमेशा CO2 और वाटर बनाता है, चाहे दुनिया का कोई हाइड्रोकार्बन। CO2 और क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। और बैलेंस करने का सबसे बेटर तरीका देखो, जितना कार्बन इधर रहेगा उतना ही CO2 बनेगा, लेकिन जितना हाइड्रोजन इधर रहेगा उसका आधा वाटर बनेगा। अगर 4 हाइड्रोजन है तो इसका हाफ हो जाएगा। और ऑक्सीजन को खुद बैलेंस करना पड़ेगा, तो 2 और 2 4, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इस बैलेंस रिएक्शन से क्या पता चल रहा है कि यहां नहीं कुछ तो 1 मोल, यहां कितना 2 मोल। तो 2 मोल के लिए कितना मोल मीथेन? देखो क्वेश्चन में था कि ऑक्सीजन का दिया हुआ मीथेन का निकालना है, तो ऑक्सीजन से कंपेयर करेंगे मीथेन को। तो 2 मोल ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है तो कितना मोल मीथेन का जरूरत पड़ता है? 1 मोल मीथेन। तो इसको लिख सकते हैं कि 2 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 1 मोल मीथेन। तो 1 मोल से कितना? तो 2 से 1, तो 1 से कितना भाई? हाफ मोल। हाफ मोल मीथेन होगा। कितना मोल हो जाएगा? हाफ मोल। अब क्वेश्चन में पूछ रहा था ऑक्सीजन कितना मोल? 0.1 मोल। तो 0.1 मोल से कैलकुलेट कर लो कि 0.1 मोल। देखो रिएक्शन से पता चला कि 2 मोल ऑक्सीजन के लिए 1 मोल मीथेन का जरूरत। तो 1 मोल से कितना? हाफ मोल। तो 0.1 मोल ऑक्सीजन क्वेश्चन में दिया तो उतना मोल से कितना? तो 1/2 इंटू 0.1, इतना मोल मीथेन आ गया। इतना मोल क्या आ गया? मीथेन आ गया। ठीक। अब क्वेश्चन में क्या क्या रहा था? मास कैलकुलेट करने के लिए। तो इसका मास निकाल लो, तो वेट बराबर होता मोल इंटू फॉर्मूला वेट। तो यहां पे वेट निकाल लो मीथेन का, तो वेट बराबर होता मोल इंटू फॉर्मूला वेट। तो मोल कितना आया इसका? मोल आ गया 1/2 इंटू 0.1 और फॉर्मूला वेट मीथेन का 12 और 4 16। ये 8 बार में कर गया 0.8, इतना ग्राम आ गया। आंसर हो गया ये। ठीक है, लेकिन एक बात सुन लो भाई, आया ही होगा समझ में, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा न्यूमेरिकल अब नहीं आता जेईई मेन वगैरह, ना जेईई मेन में आता ना एडवांस में आता है। इसी से रिलेटेड करके पूछेगा। अब अपना लोग अगला क्वेश्चन बनाएंगे। अब तो इसका न्यूमेरिकल पहले देख लो। देखो भाई उससे रिलेटेड है कुछ क्वेश्चन वगैरह। जैसे क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये, जैसे मान लो कि लिखा हो रहेगा कि कैलकुलेट द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिएक्शन विथ 27 ग्राम एल्यूमिनियम। 27 ग्राम क्या? एल्यूमिनियम। अब ये पूछ रहा है कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा कंप्लीट रिएक्शन करेंगे। तो सबसे पहले 27 ग्राम एल्यूमिनियम दिया हुआ, तो इसका मोल निकाल लो। तो मोल ऑफ एल्यूमिनियम 27/27, गिवन वेट बाय फार्मूला वेट 1 मोल हो गया। ठीक। अब रिएक्शन, तो एल्युमिनियम कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएगा, या मेटल है तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, या तो एल्युमिनियम ऑक्साइड डायरेक्ट बोलो। तो Al2O3 बैलेंस कर लो, इधर 2 कर दो, इधर 3/2 कर दो, हो जाएगा बैलेंस। अब इस रिएक्शन से, कंप्लीट रिएक्शन से इसका जो स्टोइकियोमेट्री है, ये क्या मोल हो गया? 2 मोल। ये कितना? 3/2 मोल। तो 2 मोल से रिएक्शन कितना ऑक्सीजन है? 3/2। तो 2 मोल के लिए 3/2 मोल जरूरत है। तो 1 मोल के लिए कितना जरूरत हो जाएगा भाई? तो 3/2 इंटू हो जाएगा 1/2, या 3 मोल, 2 मोल के लिए 3/2, तो 3/2/2, तो 3/2 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 3/कितना? 4। अब ये आ जाएगा 0.75, इतना मोल आ जाएगा।
अब ये मोल आ गया तो इसका वेट निकाल दो, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन मोल इनटू फार्मूला वेट। मोल कितना लाए 0.75 इंटू फार्मूला वेट ऑक्सीजन का कितना 32, 16 गुना 32। ठीक, अब क्या है कि इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये इससे बेहतर है कि 3/4 से मल्टीप्लाई इसको करो तो 4 से कट जाएगा, 4 8 32, अब 32 की 96, मतलब 96 ग्राम आंसर। कितना ग्राम आंसर आया 96। मल्टीप्लाई कर लो, खुद कर लो। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखो और भी है, देखो भाई कि 2.76 ग्राम Ag2CO3 is strongly heated, then find the weight of residue। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि 2.76 ग्राम Ag2CO3 is strongly heated, then find the weight of residue। weight of residue ने जो बच गया रिएक्शन के बाद उसका आपको वेट पूछ रहा है। चलो बनाओ भाई जल्दी से। ठीक, अब देखो तो 2.76 ग्राम Ag2CO3 सबसे पहले मोल, तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो ना इसका Ag2CO3 का, इसका सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालो। मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे सिल्वर का 108 गुना 2 तो 216 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 की 48 276। अब इसका मोल निकाल लो, मोल ऑफ Ag2CO3 हो जाएगा गिवन वेट 2.76 बाई 276 0.01 मोल, इतना मोल आ गया। अब रिएक्शन लिखो Ag2CO3, ठीक है, इसका जब हीट करोगे तो ये बन जाएगा Ag प्लस CO2 प्लस O2 गैस। अब इसको बैलेंस कर दो, 2 Ag कर दो, ये Ag रह जाएगा मेटल के फॉर्म में, ये तो गैस है तो ये तो उड़ जाएगा। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, इधर 2 और 2 4 है तो 1/2 कर दो, हो जाएगा। खैर उसे कोई लेना नहीं, तो इसी को हम लोग रेसिड्यू बोलेंगे। जो रिएक्शन के बाद बच जाता है उसको रेसिड्यू बोला जाता है, जो तो वेपराइज कर गया CO2 गैस के फॉर्म में उड़ गया। अब देख Ag2CO3 ये कितना मोल बैलेंस रिएक्शन के अनुसार 1 मोल, 1 मोल से कितना मोल बना 2 मोल, तो 1 मोल सिल्वर कार्बोनेट जब हीट हुआ तो 2 मोल रेसिड्यू मतलब 2 मोल Ag बना। यहाँ था कितना मोल भाई तो 0.01 मोल से ही कितना बनेगा तो 2 इंटू 0.01 मतलब 0.02 मोल ये आया। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि वेट निकालो, तो सिल्वर का वेट मोल इंटू फार्मूला वेट, मोल 0.02 इंटू 108 कर दे आ जाएगा 216 2 अंक के बाद इतना ग्राम आंसर। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लिखा है, खुद बनाओ इसको, देते हैं अभी क्वेश्चन अगला। न्यूमेरिकल खुद बनाओ, न्यूमेरिकल बनाओ, पूछो है ना। देखो ठीक है, तो अब समझना पहले इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आएगा है ना। एनअवस्थी का क्वेश्चन, एनअवस्थी वगैरह का बुक में भी बहुत सारा क्वेश्चन है, इसका दिया हुआ सीट में भी दिया हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड में पॉप रूल, POAC रूल, ठीक है, POAC रूल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ
एटॉमिक कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक, और जितना भी अगर देख रहे हो तो तुम लोग को हम मोल का मेथड तक ही बताए थे और पीओएसी तो बताए नहीं थे, तो पीओएसी यहाँ से स्टार्ट हो रहा तुम लोग का, है ना। अब यहाँ से रेगुलर देखा करना अपना। देखो पीओएसी रूल, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब पहले बताओ। कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट, जो पहले है वही बाद में। तो इस रूल के अनुसार बताया गया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कोई सर्टेन केमिकल रिएक्शन अगर कोई है, उस केमिकल रिएक्शन में एटम का जो मोल होता है, एटम का जो नंबर होता है वो कंजर्व रहता है, जितना पहले था वही बाद में भी है। मतलब, और ये अप्लाई होता है किसी भी के लिए, बैलेंस रिएक्शन के लिए भी होता है और बिना बैलेंस, विदाउट बैलेंस रिएक्शन के लिए भी। तो आप जनरली लिख देते हैं कि अप्लाइड फॉर, या ऐसे लिख दो इसको, इट यूज फॉर विदाउट बैलेंसिंग रिएक्शन, विदाउट बैलेंसिंग रिएक्शन। बिना बैलेंस के रिएक्शन को आप न्यूमेरिकल अगर बनाना चाहता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का, तो आप कर सकते हैं। तो पीओएसी करो इस रूल में। जैसे मान लो कि डायरेक्ट एकदम बनाओ, जैसे मान लो कि ए और बी रिएक्शन किया, और ए और बी जैसे ही रिएक्शन किया, या नहीं तो ऐसे मान N2 प्लस H2 बनाया 2NH3। ठीक, अब इसको बिना बैलेंस किए बनाना। मान लो इसको हम बैलेंस ना करते हैं, हटा दिए तो अब इस बिना बैलेंस के, मान लो कि नाइट्रोजन का दिया हुआ हाइड्रोजन का निकालना है, चाहे नाइट्रोजन का दिया हुआ अमोनिया का निकालना है, हाइड्रोजन का दिया हुआ अमोनिया का निकालना है। तो इसमें पॉक रूल यूज होता है। कैसे यूज होता है जो समझना पहले थे। तो इस रूल में सबसे पहले एक चीज और जान लो कि एटम जो होता है वो कंजर्व होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन या इन अ केमिकल रिएक्शन। In a chemical reaction, number of certain atom are equal before and after reaction. That is, number of atom before reaction, रिएक्शन के पहले इक्वल होता है नंबर ऑफ एटम आफ्टर रिएक्शन। रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद जो होता है एटम का जो नंबर होता है वो कंजर्व होता है, मतलब इक्वल होता है। जैसे एग्जांपल मान लो कि तुम कोई भी कंजर्व, जैसे मान लिया जाए कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अभी तुरंत लिखे थे ये रिएक्शन, ये एग्जांपल मान लो, ये बैलेंस मत कर, बिना बैलेंस किए बनाना इसको। तो इसमें क्या होता है कि बिना बैलेंस किए अगर केमिकल रिएक्शन बनाना हो, तो मान लो कि हाइड्रोजन का दिया हुआ है और अमोनिया का निकालने के लिए कह रहा है, तो इस पे क्या करो कि हाइड्रोजन और जो जिसका दिया हुआ रहे और जिसमें कैलकुलेट करना रहे, तो उस दोनों में देखो कि कॉमन एटम कौन है। उस कॉमन एटम पे क्या करो कि पॉक रूल लगा दो। मतलब कहना है पीओएसी रूल ऑन नाइट्रोजन एटम। पीओएसी रूल ऑन क्या, नाइट्रोजन। तो क्या लिखेंगे भाई, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम आफ्टर रिएक्शन। देखो
समझना है। तो अब क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले नाइट्रोजन एटम का दोनों तरफ देखो कि कहां कहां नाइट्रोजन है। रिएक्शन के पहले देख लो और रिएक्शन के हाइड्रोजन पे तो कॉमन हो सकता नहीं, जिस एटम पे लगा रहे हो उस एटम को देखना है। अगर नाइट्रोजन एटम पे लगाए हैं पॉपुलर तो नाइट्रोजन को देखो, हाइड्रोजन पे लगाएंगे तो हाइड्रोजन को देखेंगे बाद में। तो देखो रिएक्शन के पहले नाइट्रोजन एटम इधर कितना, जितना नाइट्रोजन एटम है 2 है। यहाँ पे बैलेंस फैक्टर, जो बैलेंस फैक्टर है ऐसे 2 है तो 2 गुना मोल ऑफ नाइट्रोजन, ये वाला है मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, इधर नाइट्रोजन 1 है, 1 गुना मोल ऑफ अमोनिया। अभी दोनों में जो दिया रहेगा उससे निकाल लेंगे अपन। फिर से समझ, पॉप रूल जिस पे लगाया रहता है उसका नंबर से मोल में गुना किया जाता है। यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ 1 नाइट्रोजन था तो लगाते हैं पॉप रूल, POAC रूल ऑन हाइड्रोजन एटम। तो हम लोग लिखेंगे क्या भाई, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बिफोर रिएक्शन is equal to number of hydrogen atom after reaction। अब देखो बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन के पहले हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 गुना मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, यहाँ हाइड्रोजन 3 है तो 3 गुना मोल ऑफ अच्छा, ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ हाइड्रोजन मान लो इस एक कंपाउंड में भी है, हाइड्रोजन इस कंपाउंड में भी रहता, तो इसमें जितना रहता तो उसका मल्टीप्लाई करते या फिर इसमें जितना रहता उसको मोल से मल्टीप्लाई करते। मान लो क्या 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुना मोल ऑफ H2। यहाँ अगर 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी 3 गुना मोल ऑफ जो भी कंपाउंड रहता है उसको करते, इज इक्वल टू इधर जितना है वो लिखते। मतलब एक से अधिक एटम में भी तो कॉमन हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मान लो कि आपको दिया है KClO3 KClO प्लस Cl2 प्लस O2, ये कंपाउंड। अब इसमें ऑक्सीजन एटम पे लगाता है POAC ऑन ऑक्सीजन एटम, पूरा लिख दो POAC ऑन ऑक्सीजन एटम। तो अगर POAC ऑक्सीजन एटम पे लगाते हो तो ऑक्सीजन इधर कितना है 3, इसी कंपाउंड में केवल, तो 3 इंटू मोल ऑफ KClO3 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन इधर इसमें भी है और ऑक्सीजन इसमें भी है, तो यहाँ एक ऑक्सीजन तो 1 गुना मोल ऑफ KClO, अब प्लस यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 2 गुना मोल ऑफ क्या O2। अब 1 2 3, ये 3 में से किसी 2 का दिया रहेगा, 1 का कैलकुलेट कर देंगे, यही है पॉप। लिखो इसको जल्दी से। ठीक, तो आज यहीं तक लिख लो अपना, फिर कल अपना इसके आगे बताया जाएगा और इसका न्यूमेरिकल बताया जाएगा।